हाँ, कौन कौन से था सवाल आ गए? अब कहाँ तक हो गया था? 9 हो गया था ना, 10वीं देखना है ना। चले 10वीं एक बार पढ़ लेते हैं। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो नंबर 1 सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। अच्छा, इसमें अपने से उदाहरण देना है ना, तो अपने से उदाहरण आप दे सकते हैं, वैसे है कि नहीं? अपने से उदाहरण मतलब समझिए कैसे कह रहे हैं वो। जैसे सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न संक्रामक हो। एक तुम कोई उदाहरण ले लीजिए, कोई समुच्चय हम ले लें 1, 2, 3, सपोज दैट इतना ले लिया। अब उसके बाद हम एक रिलेशन बना लें, चाहे ABC कुछ भी ले लीजिए, चलिए A, B, C ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, जैसे इसमें दिखा दीजिए A, B और B, C दिखा दिए ना, A, B, C। अब इसमें अगर गौर करिए आप तो यह सममित है, क्योंकि इसका उल्टा है C नहीं, सॉरी ये क्या ले, ये A, B, A सममित तो है लेकिन स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि स्वतुल्य के लिए A, चाहिए, B, B, C चाहिए था, वो है नहीं, तो यह स्वतुल्य है नहीं। अच्छा, संक्रामक की बात करें, संक्रामक भी नहीं होना चाहिए ना संक्रामक। A, B है, अब B से स्टार्ट होने वाला ये है B, A, B छोड़ दिए, A, A होना चाहिए था, A, A है ही नहीं है, तो पहला उदाहरण ये आपका हो गया। क्लियर है? इसी प्रकार से दूसरा, इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा, आप सब करने की कोशिश करिए। कितने लोग कर लेंगे? हाथ उठाएं। सभी लोग कर लेंगे लमसम, है ना? नहीं हो पाएगा क्या? समुच्चय निर्माण विधि से भी लिख सकते हो। हाँ जी, 5वां नंबर देख लिया जाए। सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो, स्वतुल्य न हो और सम्मित तथा, इसी में देखो ऐसे बना लो, एक A, B, B, A सम्मित हो गया। और स्वतुल्य के लिए A, चाहिए। अब देखना ध्यान से, संक्रामक ही तो होना चाहिए ना। अरे 5वें में सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो, यही तो 5वां, तो यही तो सही है। यह सममित भी है और क्या है, संक्रामक भी है, और क्या है, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि स्वतुल्य के लिए B, B नहीं है, C, C भी नहीं है। B, B और C, C भी होना चाहिए था, वो भी नहीं है, ठीक, संक्रामक है। अच्छा रुक जाओ चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। A, B से स्टार्ट हुआ तो यह B से स्टार्ट होना चाहिए, B से स्टार्ट हुआ, B, A, B से भी गायब हो गया, A, A होना चाहिए, A, A है। चलो इसको चेक करते हैं, B, A है, A से A कैंसिल हुआ, B, A आना चाहिए, और B, A है नहीं, B, A स्वयं का यही है, यही तो है B, A। चलिए तो इसका हो गया। A, A की बात करें तो A, A है, ये A से A कैंसिल हुआ, तो आपका B, A चाहिए, B, A संक्रामक है, तो संक्रामक है ये, ठीक। क्या बोल रहे हैं आप? ये वाला इससे, अच्छा B, A इधर कर लिया मैंने। अच्छा, A से A समाप्त हुआ, B, B होना चाहिए था। हाँ, ये बात इसने सही पकड़ी है कि B, A है और A, B है, तो यहां से A से तो यह भी स्टार्ट हो रहा है, तो अगर A से यह भी स्टार्ट हो रहा है तो तुम्हारा क्या बचना चाहिए था, B, B, और B, B है नहीं। चलो ऐसे करो, B, B एक ठो और ले लीजिए। समझ में नहीं आया? हाँ, ध्यान से देखना, ये गौर करने वाली बात थी। जैसे इसको हमने चेक किया तो क्या कहते हैं, A, B है, अब इसमें B से स्टार्ट होने वाले कई ठो, ये है और यह है, ठीक है।
इसे हटा दे अगर एक बार के लिए, चलो तुम लोगों को हटा देते हैं, फिर बाद में ले आ लेंगे। ए कामा बी है, बी कामा ए है, बी से बी गायब हुआ, ए कामा ए आना चाहिए, है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको चेक करिए, बी कामा ए है तो ए से स्टार्ट होने वाला यह भी है और यह भी तो है, दो है ना। ध्यान समझिए कि जैसे इसको चेक करिए, बी कामा ए है तो इससे स्टार्ट यह भी तो होगा, ए कामा ए और ए कामा बी, दोनों में तो फॉलो होने चाहिए। तो जब बी कामा ए है और ए कामा ए से ए गायब हुआ, बी कामा ए मिल गया। लेकिन इस वाले में चेक करिए, बी कामा ए यहां है, ए कामा बी यहां है, ए से ए क्या होगा, कैंसिल। तो फिर हमारा क्या आना चाहिए, बी कामा बी। अब बी कामा बी है ही नहीं है, इसलिए संक्रामक गड़बड़ हो जाएगा। तब यहां पर तुम आप क्या लगा दो, एक बी कामा बी भी लगा दो, अब हो जाएगा संक्रामक। अब बी कामा बी संक्रामक हो जाएगा, क्योंकि अब ये संक्रामक है। अब स्वतुल्य क्यों नहीं है, क्योंकि सी कामा सी नहीं है, सी कामा सी नहीं है। सी कामा सी भी होता तो काम बन जाता। ठीक है, अब कोई दिक्कत, ये क्या है, अच्छा सम्मित तो है ही है, ए कामा बी कामा ए कामा ए। जितना सरल आप सोच रहे थे उतना सरल है नहीं, है कि नहीं, ठीक ठाक है सवाल है। और अगर देख लें दूसरा, ये तो पांचवा था, दूसरा ही देख लीजिए, संक्रामक हो परंतु न स्वतुल्य हो और न सम्मित हो। बताइए क्या लें, कौन सा संबंध लें, संक्रामक हो परंतु न स्वतुल्य हो और न सममित हो। सममित भी नहीं होना चाहिए। ए कामा बी ले लिया, ए कामा चलो सी ले लिया, हाँ सही कह रहे हो, ये भी बहुत आसान है। ए कामा बी है और बी से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं है, ए कामा सी है, सी से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं है, तो संक्रामक तो ऑलरेडी हो गया ना। इसका दूसरा वाला तो मिल ही नहीं रहा है, तो संक्रामक है ना। ए कामा बी है, बी से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं, तो ये तो ठीक है। ए कामा सी में देख लिया जाए, सी से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं है, तो ये भी है। अब ये संक्रामक है, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि ए कामा ए बी कामा बी सी कामा सी चाहिए, और उल्टा भी नहीं है, तो एक नंबर का है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हो गया, तीसरा वाला बताइए। चलिए, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। अरे यही वाला जो ऊपर वाला लिखे थे वही लिख दीजिए, ए कामा बी बी कामा ए। और क्या होना चाहिए, अच्छा स्वतुल्य है तब तो पकड़ेगा ही। पहला नंबर तुम्हारा ए कामा ए और बी कामा बी और सी कामा सी होना ही चाहिए। अगर इतना आपने लिया तो यह संक्रामक भी बना लेगा, संक्रामक भी बन रहा है। एक कुछ गड़बड़ कर दीजिए, बताइए क्या गड़बड़ कर दिया जाए। सी कॉमा ए, सी कॉमा ए कर लिया जाए। सी कॉमा ए अगर कर रहे हैं तो ए से बटने वाले कई ठो है ना, ये भी है ये भी है, तो और दोनों चेक कर लें, ए से ए गायब होगा और सी कामा बी आना चाहिए, सी कामा बी नहीं है, संक्रामक अपने आप नहीं है। इसको उठाइए और इसको उठा लीजिए। सी कामा ए है, ए से स्टार्ट होने वाला ये होना चाहिए, और ये क्या है नहीं, क्या चाहिए तुम्हें, देखो स्वतुल्य था, सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। संक्रामक नहीं होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए। अच्छा सी कामा है तो ए कामा सी भी होना चाहिए, ए कामा सी, सम्मित भी होना चाहिए। सी कामा ए से ए कैंसिल, तो तुम्हारा सी कामा बी आना चाहिए, सी कामा बी नहीं है तो संक्रामक नहीं है, और सी ए है तो ए सी है, तो ए बी है बी ए है तो ए बी बी सी सी ये है। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए और क्या है बच्चा, चौथा नंबर, चौथा नंबर का बना लीजिए। एक स्वतुल्य, चौथा नंबर स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित न हो।
तब वो बस तो सम्मित भी हो जाएगा ना। बताओ, वो पहला नंबर हमें स्वतुल्य चाहिए ही, तो हमें ये सबको तो लिखना ही पड़ेगा, ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी, ये तो रखना पड़ेगा। और उसके बाद यह सम्मित नहीं करना है, क्या कर लिया जाए, ए कामा बी कर लिया जाए। चलो ए कामा बी हो गया, तो देखिए संक्रामक तो है ही, ए से बी कैंसिल हुआ, बी से स्टार्ट होने वाला ये है, बी से बी कैंसिल हुआ, ए कामा बी आना चाहिए, ए कामा बी ये स्वयं है, और यह स्वतुल्य है, संक्रामक भी है। स्वतुल्य संक्रामक हो गया, सम्मित नहीं है। सम्मित के लिए बी कामा ए चाहिए था, बी कामा ए है ही नहीं है, इसका उल्टा, इसका उल्टा कहाँ है ही नहीं, ये बी कामा ए चाहिए था। क्लियर है बात? इस तरीके से तो 10वीं सवाल हो गई, ठीक ठाक सवाल थी। चलिए आगे देखते हैं। ग्यारह नंबर, इसे तुम लोगों को, चलिए देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, हेलो ध्यान से सुनो, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर पी कामा क्यू बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। पीछे बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक नहीं है, डिस्टर्ब हो रही है क्लास, है ना, मेरा कंसंट्रेशन भंग हो रहा है। आप तो वैसे भी कंसंट्रेशन वाले हैं आप लोग, है ना, बात होनी चाहिए चाहे जैसे भी हो, चाहे जो क्लास चाहे जो पढ़ा रहा हो, लेकिन हम बात कर लेंगे, इतना कंसंट्रेशन तगड़ा है कि नहीं? ये क्वालिटी है तुम लोगों के अंदर, कमी थोड़ी है। चाहे जो पढ़ाता रहे, हम नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, हम अपने बातों कर लेंगे। चले फिलहाल देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय, कोई समुच्चय है, वहां पे बहुत सारे बिंदु हैं, ठीक है, और उसको उन्होंने कहा है कि एक संबंध है। देखो बहुत सारे बिंदु हैं तो समुच्चय हो गया। अब हम रिलेशन देख लेते हैं, क्या है, यहां से दिखेगा रिलेशन, ये है P कामा Q बिंदु P की मूल बिंदु से, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, पूरा लिखना पड़ेगा, दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। बिंदु Q, अरे बहुत ऊपर लिखते चले जा, बहुत ऊपर हो गया, बहुत ऊपर हो गया। P कामा Q बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q, नीचे लिख दें क्या, नीचे लिख दे रहे हैं ना, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, के समान है, ये रिलेशन दिया है। बहुत सिंपल है दरअसल ये। आगे है क्या, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है, हमें तुल्यता सिद्ध करना है, ठीक है, फिर बाकी देखा जाएगा जो भी होगा। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों होने चाहिए।
अब तुम देखो, ये बड़ा आसान प्रश्न है, अगर तुम देखो गौर से तो सिद्ध कर सकते हो। मूल बिंदु आप जानते ही हो क्या है, ये है मूल बिंदु। 0,0 मूल बिंदु हो गया। कोई मूल बिंदु से मान लो एक P बिंदु है, इसकी जो दूरी है वह मान के चलो कि एक Q है, मान के चलो यहां है, तो हाँ Q, तो यह दूरी और यह दूरी समान है, ये कह रहे हैं। मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी और मूल बिंदु से बिंदु Q की दूरी समान है, ये दिया है। तो ऐसे सवाल बहुत सारे आप लगाए हैं, ध्यान समझिए। अच्छा ये बताइए, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और P से ही मूल बिंदु की दूरी क्या होगी, समान होगी। इसे मूल बिंदु O ज्यादातर हम लोग मानते हैं, है ना, O। तो ये बताइए कि यहां से यहां तक की, फिर यहां से यहां तक दूरी लेंगे तो समान ही तो होगा, स्वतुल्य सिद्ध हो जाएगा कि नहीं, स्वतुल्य सिद्ध हो जाएगा। अरे कह देना ऐसे OP बराबर OP, अतः रिलेशन R स्वतुल्य संबंध है, कहो तो लिख दे, लिख दिया जाए, है ना। पहला पॉइंट लिख देंगे ना, माना, लेकिन एक चीज समझिएगा, जो माने हो ये लिख देना, है ना। माना मूल बिंदु, माना हाँ लिख लो, ऐसे ही लिख लो, अगर तुम्हारी इच्छा है तो लिखो। माना, या माना नहीं, या मूल बिंदु से दूरी दिया ही है ना, तो उसमें माना के लिखने की आवश्यकता नहीं है। मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी, आगे क्या लिखा जाए, फिर बराबर मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी आपस में समान ही होगी, ऐसे भी लिख सकते हो, आपस में समान ही होगी, समान ही होगी। वैसे मान के लिखते तो और ज्यादा अच्छा दिखता, OP बराबर OP, जैसे OP बराबर OP, या यहां लिख लीजिए ऐसे। अब लिख लीजिए OP बराबर PO या OP, ये ठीक है। अब संबंध, अब अगर OP बराबर OP ही है तो जो हमारा R है वो बना रहा है ना, तो P कामा P, P कामा P बिलोंग्स टू R है, अतः R एक स्वतुल्य संबंध है, R एक स्वतुल्य संबंध, लिखना ही है कुल मिला जुला के, आप समझ रहे हैं सारी बातें। अच्छा ये बताइए, अब O से P की दूरी और O से Q की दूरी समान ही तो है कि नहीं। O से P की दूरी यानी OP बराबर OQ, तो OQ बराबर OP ऑलरेडी है। दूसरे स्थिति में आप लिखेंगे अगर, अब इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। मूल बिंदु से, मूल बिंदु O से OP बराबर OQ माना है या दिया है, दिया ही है। OP बराबर OQ, OP बराबर OQ है, तो यानी P कामा Q बिलोंग्स टू R हो है, तथा OQ बराबर, या फॉर ऑल का ये लगा लीजिए, दैट इंप्लाइज OQ बराबर OP होगा। जब ये बराबर है तो ये ऑलरेडी बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, Q कामा P बिलोंग्स टू R होगा, अतः R एक सममित संबंध है, सममित संबंध है, क्लियर है।
संक्रामक के लिए देखिए क्या करना, एक बिंदु और मानना पड़ेगा आपको, संक्रामक के लिए एक बिंदु और मानना पड़ेगा। ओ से पी, पी और ओ से क्यू, ओ से आर ले लीजिए, आर तो रिलेशन होता ओ पी क्यू आर, यस ले लीजिए, टी ले लीजिए, जो भी जेड ले लीजिए, तुम्हारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, यस ही ले लेते हैं। चलिए तीसरा, माना ओपी बराबर ओ क्यू तथा ओ क्यू बराबर ओ एस, दिख नहीं रहा है, ओ एस से क्या याद आ गया, ओ एस काहे मजा पाए ओ एस से, अच्छा चुर्री खाने वाला ओ एस, चलो कम से कम इतना तुम्हें मालूम तो है। माना ओपी बराबर ओ क्यू है तो ओ क्यू बराबर ओ एस है, तब या दैट इंप्लाइज क्या करोगे, P कामा Q बिलोंग्स टू R तथा Q कामा S बिलोंग्स टू R। तुम लोग बोलते बड़ी जल्दी हो है ना, Q कामा S बिलोंग्स टू, कंसंट्रेशन बनाए रखिए बच्चों, नहीं बोल कुछ रहे हो लिखे कुछ और रहे हो। अब देखिए जब OP बराबर OQ है तथा OS बराबर OQ बराबर OS है, तो OS OP के बराबर ऑलरेडी होगा कि नहीं, अरे यार OQ का मान रख दीजिए यहाँ OS, OQ का मान यहाँ OS है तो OP बराबर OS होगा कि नहीं, अतः OP बराबर OS होगा। अगर यह होगा तो P कामा यस बिलोंग्स टू R है, R होगा, ये भी है, ये होगा। अतः R एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, ये चीजें है ना, इसको सही से अपने किताब में अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, किताब देख के क्या कैसे सवाल है। और आगे कुछ और लिखा है, कुछ बड़ा था, देखते हैं क्या कह रहा था। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0,0, यानी जो बिंदु P हमने बनाया था वो मूल बिंदु पर नहीं है। वो ये कहना चाह रहा है कि जो बिंदु P हमने O से लिया था ना कुछ दूरी पर, तो ऐसा नहीं P को उठा के मूल बिंदु पर रख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। एक तो बहुत सिंपल चीज समझना है, ध्यान समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना ये चाह रहे हैं कि एक मूल बिंदु हो गया 0,0, 0,0 जो होता है, इस बिंदु पर बिंदु P नहीं है, इससे कुछ दूरी पर होगा चाहे जहां हो। तो मान लिया कि यहां पर बिंदु P है, अब इससे सम्मित जितने भी हैं, जैसे इसका बिंदु पथ ऐसे ऐसे, मतलब मूल बिंदु से दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए, उसकी बराबर होनी चाहिए, ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे बनाओगे तो एक वृत्त का निर्माण होगा कि नहीं होगा, एक वृत्त का निर्माण होगा ना, जितने भी बिंदु हैं इनको मिलाओगे तो वृत्त का निर्माण होगा, है ना। तो यही था, बस पूछा क्या था, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो केंद्र मूल बिंदु पर तो होगा ही, मूल बिंदु से दूरी जितने भी हैं बिंदुओं का वो समान है, अतः उनसे जाने वाले बिंदु पथ एक वृत्त का निर्माण करेगा। और इसको चित्र बना के दिखा दो, ऐसे ही चित्र बना के दिखा दो, वो बातें लिख दो जो मैंने अभी अभी बोली हैं। बस यही लिख दो ना कि मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी के समान ही सभी बिंदुओं का बिंदु पथ एक वृत्त का निर्माण करेगा।
हो गया, वृत्त का निर्माण करेगा, ये चित्र बना दीजिए, हो गया, और कुछ नहीं है इसमें खास। देख रहे हो, हमें लगता है कि 9th से भी सरल सवाल हैं ये। अगर देखा जाए तो 9th से सरल सवाल है, 9th में कम से कम, हाँ, केवल लिखना छोड़ दिया जाए तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत सरल सवाल हैं। झूठे भौकाल है 12th का, है ना, इंटर में लिए हो मैं। तर्क, तर्क है इसमें बच्चों, तर्क, समझ रहे हैं नहीं, तर्कशील है थोड़ा सा, बस इतनी सी बात है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। लिखेंगे क्या इसको? चलिए अगली सवाल देखिए, 12 नंबर। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के, अब बातें नहीं, तेज बच्चों बात न करिए। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर एक रिलेशन ऐसा है T1, T2, T1 T2 के समरूप है। यही है सवाल? ऐसा सवाल तो लगा चुके हो क्या शायद? अच्छा, इस प्रकार की कोई उदाहरण थी बच्चों, ध्यान से समझो। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय, मतलब बहुत सारे त्रिभुज भरे हुए हैं, एक समुच्चय है, हर प्रकार के त्रिभुज उसमें हैं। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि एक रिलेशन बनाइए T1, T2, लिखी के समझाते हैं हम आपको। एक रिलेशन है T1, T2 such that T1 T2 के समरूप है। ये सवाल है। अब इसको हमें लगता है तुल्यता सिद्ध हो जाएगा। क्या सिद्ध करना है? तुल्यता ही ना। समरूप का मतलब पहले समझते हैं हम लोग। सर्वांग को मैंने हिंदी में बताया था, समझ लें, सर्वांग सम, सभी अंग समान हो, सारे के सारे अंग समान है, वो सर्वांग सम है। समरूप का मतलब है उसी रूप का, रूप वही हो, छोटा हो बड़ा हो चाहे जैसा भी हो, लेकिन रूप वही हो, समरूप है। लेकिन सर्वांग सम जो है, सर्वांग सम जो है उसके सभी अंग डिक्टो एकदम वैसे ही हो, बिल्कुल फोटोकॉपी। लेकिन समरूप में ऐसा नहीं है, छोटा बड़ा हो सकता है। समरूप की खास बात यह होती है कि उनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है। समरूप का मतलब क्या होता है? उनके भुजाओं का अनुपात समान होता है, बस। क्लियर है? तो आओ करते हैं। अच्छा, अब अगर चाहें तो एक उदाहरण आपका लगवाया गया था, आप लगा सकते हैं, टाइम बर्बाद न करें। अच्छा, टाइम बर्बाद क्या, आपको लिखने की प्रैक्टिस चाहिए ना। जब सेम टू सेम है तो आप लिखने की प्रैक्टिस तो करिए। जैसे एक त्रिभुज है, दूसरे त्रिभुज के समरूप है, तो दूसरा भी उसी के समरूप है। अब स्वयं का स्वयं से समरूप तो होगा ही होगा, स्वतुल्य हो गया। सममित के लिए अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज से है तो दूसरा त्रिभुज पहले वाले से समरूप होगा, सममित हो गया। संक्रामक ए त्रिभुज का नाम ले लेना, त्रिभुज ना, PQRS कुछ रख देना, T1 T2 T3, ये T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो T1 T3 के समरूप है। क्या दिक्कत है भाई? समझे बात की कि नहीं? इस तरीके से आप संक्रामक भी सिद्ध कर देंगे। करने की कोशिश करिए। मैं अगर बहुत छाप देता हूं तो छपे हुए चीजें तो मार्केट में बहुत हैं, कहीं से भी छाप लेना अगर छापना ही है तो। लेकिन जब अपने हाथों से लिखेंगे उसे, तब जाके आपके दिमाग में कुछ जाएगा और लिखने की टेक्निक उत्पन्न होगी, अन्यथा आपका बेकार है। ठीक है, तो ये 12 नंबर सवाल। और क्या देते हैं? कुछ और है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। विचार कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है, करते हैं और विचार। T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? परस्पर संबंधित का मतलब यह है कि जो रिलेशन दिया है उससे संबंधित है कि नहीं, और उससे संबंधित होने का मतलब वो समरूप होने चाहिए। जो T1 T2 दिया, देखो आप त्रिभुज बना के देख लीजिए, बड़ा आसान है।
3 4 5 है ना, 3 4 5, ये T1 है मान के चलिए। फिर एक ठो है, क्या है, 5 12 13, ये क्या है, T2 है। ठीक है, और एक और है, 6 8 10, 6 8 10, इनकी लंबाइयां हैं भुजाओं का, और ये क्या है, T3 है। ध्यान समझो, T1 T2 T3 तीन है त्रिभुज। क्या ये समरूप है, ये सिद्ध करना है। समरूप होने के लिए इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। आओ इनका चेक कर लेते हैं। T1 व T2 को, T1 T2 लेने पर रखिए 3/4 बराबर 5 बटा, बराबर है क्या, नहीं है, लिख दोगे समरूप, नहीं है, या तो मत करो, बस चेक कर लो, हो गया। चलिए दूसरा, T2 व T3 से चेक करते हैं। इसका 5/12 बराबर 6 बटा, क्या बराबर है, नहीं है। तीसरा, इसका ले लेते हैं, T1 व T3 से 3/4 और 6/8, कहाँ है, दुई तिहाई 6 दुई चौक 3/4 बराबर 3/4, बराबर तो हो गया ना। तो आप लिखोगे कि T1 व T3 संबंधित हैं, परस्पर संबंधित है, बस इतना लिखना है आपको, है ना। तो लिख दीजिए आप यहां पे, T1 व T3 त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, क्लियर है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 12वीं सवाल आपका कंप्लीट हुआ, कर लेंगे ना। अरे उतारने वाले बच्चों, जिनको चाहिए कि बोर्ड पे लिख दें, उतार ले, वो बहुत जगह लिखा रहेगा। आपका पड़ोसी कोई ठीक ठाक होगा, लिख लेगा, उसका उतार लेना। पड़ोसी एकदम बेकार है। अच्छा, स्वयं से पढ़ने की कोशिश करो, छापने की कोशिश मत करो, सिंपल सी बात है। चाहे हाँ लैंग्वेज चेंज हो जाए, ठीक है, मोरल नहीं बदलना चाहिए कि स्वतुल्य को कुछ और ही साबित कर दो। समझ में आई बात, वो चीजें होनी चाहिए। आगे चलते हैं, 12 हो गया। 13 नंबर पे, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में R P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। स्वतुल्य संबंध ये भी होना चाहिए। बहुत सरल है, देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय, बहुभुज समझते हो क्या होते हैं? अरे त्रिभुज समझते हो, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, सोवान बहुभुज, है ना। कहने का मतलब इसी तरीके से बहुत सारी भुजाओं से आकृति बनती चली जाएंगी कि नहीं, है ना। तो वही है बहुभुज। तो उसमें त्रिभुज भी है, चतुर्भुज भी है, पंचभुज भी है, खष्टभुज, बहुत सारे भुज, वो समुच्चय एक है बहुत, मतलब जितनी भुजाओं से आकृति बनी हुई है, ठीक है, घिरी हुई आकृतियां, वो बहुभुज है। आगे चलते हैं। उन्होंने उनमें से कुछ निकाल के एक संबंध बनाया है। क्या बनाया है कि R जो है हमारा, R जो है P1, P2 such that P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या
भुजाओं की संख्या समान है। क्या है ये? समान है। ध्यान से समझो। P1 P2 मतलब जो भी बहुभुज उठाया गया है उनकी भुजाओं का समान, मतलब जैसे अगर मान लो पंचभुज उठा लिया गया है तो सभी पंचभुज उठाए गए हैं, चतुर्भुज उठाया गया है तो सभी चतुर्भुज उठाए गए हैं, त्रिभुज उठाया गया होगा तो सभी त्रिभुज उठाए गए हैं। उनकी भुजाओं, जो भुजाओं की संख्या है ना, वो समान होनी चाहिए। भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। समरूप है, सर्वांगसम है, बड़े हैं, छोटे, इससे मतलब नहीं है। केवल भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए, यह चीज कहा गया है। क्लियर है? तो आगे अगर हमें लगता है यह भी तुल्यता सिद्ध करना है, जाहिर सी बात है कि अगर तुम मान लो एक P1 वाली आकृति लिए तो उसकी जितनी भुजाएं होंगी वो P1 में तो मैच ही करेंगी। अरे स्वयं का स्वयं से तो उतने भुजाएं होंगी ना, भुजाओं की संख्या होगी तो सतुल्य होगा ही होगा। सममित की बात कर दें, बहुभुज P1 की भुजाओं की संख्या बहुभुज P2 की भुजाओं की संख्या के बराबर होगा, तथा P2 की भुजाओं की संख्या बराबर P1 की भुजाओं की संख्या के बराबर होगा। तो उल्टा संबंध हुआ कि नहीं? इसलिए कह दोगे कि P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R, P2 कामा P1 बिलोंग्स टू R, अतः ये सम्मित संबंध है। ये लैंग्वेज में लिखना है आपको, बस मैं बोल भी दे रहा हूं। फिर इसी तरीके से संक्रामक भी कर लेना। P1 बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर P2 बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर है, फिर P2 की P3 से कर देना बराबर है। इसी प्रकार P1 P3 के भी बराबर होगा, तो यह क्या हो जाएगा? संक्रामक संबंध हो जाएगा। यह लिखना है, बस केवल लैंग्वेज में लिखना है, और ये आपको करना ही होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप मान के चलिए कि 12 पढ़ने लायक है, यूं नहीं है। अरे 10 सवाल आप लगा चुके हो, इतने में भी अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर समस्याएं हैं ना। समझ में आई बात कि नहीं? आगे चलते हैं, क्या है देखा जाए। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो एक त्रिभुज है ना, वह समकोण त्रिभुज है, उसका समुच्चय बनाना है। अरे तो ये बताइए कि त्रिभुज चाहे समकोण हो चाहे जो त्रिभुज हो, त्रिभुज की तो भुजाएं 3 ही होंगी ना। तो यानी आप लिखोगे कि समुच्चय ए में समस्त त्रिभुज का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, वो चाहे समकोण हो चाहे जो हो, क्योंकि यह जो संबंध बताया गया है वो संबंध बताया गया है कि बहुभुज की जो भुजाएं हैं उनकी संख्या समान होनी चाहिए। तो उनकी अगर संख्या समान होनी चाहिए तो आप कर लीजिए, है ना। संख्या तो सब त्रिभुज चाहे जैसा हो वो समान ही तो होगा, ठीक है। तो इसको कल करके दिखाइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है।